नमस्कार, मैं आनंदराम पालीवाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में शुक्र नीति में राजनीतिक विचारों का महत्व या प्रमुख राजनीतिक विचार इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा शुक्र और शुक्र नीति के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय नीति शास्त्रों में शुक्र नीति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शुक्र नीति के रचयिता शुक्राचार्य का नाम प्राचीन भारतीय चिंतन के आचार्यों में सम्मानप्रद माना जाता है। महाभारत में उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें विलक्षण प्रतिभावान बताया गया है तथा अमिट प्रज्ञ तथा महायशा आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। अनेक अन्य ग्रंथों में भी शुक्राचार्य की नीति की प्रशंसा की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ओशनस संप्रदाय का विशेष उल्लेख किया गया है। विज्ञानेश्वर ने ओशनस अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र परंपरा में शीर्ष स्थान माना है। महाभारत में भीष्म की विद्या प्राप्ति के वर्णन के प्रसंग में भी उष्णा तथा बृहस्पति के नीति शास्त्रों का उल्लेख है। इनमें उष्णा के अर्थशास्त्र का पहले उल्लेख किया गया है। शुक्र नीति सार में तो यहाँ तक कहा गया है कि शुक्र नीति को छोड़कर अन्य सब नीतियाँ कुनीतियाँ हैं। दंडी के 10 कुमार चरितम में राजनीतिक शास्त्रकारों के नामोल्लेख में सर्वप्रथम स्थान शुक्राचार्य को दिया गया। शुक्राचार्य के काल का निर्धारण अत्यंत कठिन कार्य है। ये कहना भी कठिन है कि महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में जिन शुक्र का उल्लेख किया गया है वे वही शुक्राचार्य हैं जिनका ग्रंथ शुक्र नीतिसार आज उपलब्ध है। अपने विषय वस्तु व विवेचन की शैली के आधार पर शुक्र नीतिसार कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद की रचना प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि शुक्र नाम वस्तुतः चिंतन की एक विशेष परंपरा को व्यक्त करता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। सारतः शुक्र नीति सार के विषय में यह माना जा सकता है कि शुक्र की परंपरा के अनुयायी किसी विद्वान द्वारा लिखी गई रचना है। भारतीय नीति शास्त्र परंपरा में शुक्र नीति का स्थापित महत्व है और भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में इसे एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जा सकता है। अब शुक्र नीति में राजनीतिक विचारों का महत्व। शुक्र नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र के भांति मूलतः एक राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ है। शुक्र नीति के अनुसार ज्ञान की अन्य शाखाएं जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित ज्ञान को ही सम्मिलित करती हैं, अतः उनकी उपयोगिता व महत्व सीमित है। इस दृष्टि से उन्हें अपूर्ण माना जा सकता। इसके विपरीत दंड नीति या नीति शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो स्वयं में पूर्ण व स्वायत्त है। शुक्राचार्य के अनुसार ज्ञान की अन्य विद्याओं की तुलना में दंड नीति की पूर्णता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि सभी लोगों के उत्थान और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के उपाय नीति शास्त्र की परिधि में ही आते हैं। शुक्राचार्य के अनुसार धर्म, अर्थ, काम का प्रधान कारण और मोक्ष को सुनिश्चित करने वाला तत्व नीति शास्त्र को ही माना जा सकता है। इस प्रकार शुक्र नीति में ज्ञान की अन्य शाखाओं को राजनीतिक ज्ञान के अधीन माना गया है। शुक्र नीति में राजनीतिक चिंतन के समस्त महत्वपूर्ण पक्षों दार्शनिक व अवधारणात्मक, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक को पर्याप्त महत्व के साथ चित्रित किया गया। ग्रंथ में राज्य के प्रयोजन, राज्य सत्ता पर नियंत्रण आदि सैद्धांतिक पक्षों के साथ साथ दंड व न्यायिक प्रक्रिया, राज्य का प्रशासन, राज्य की सुरक्षा व युद्ध, अंतर्राज्य संबंध आदि ऐसे विषयों का जो राज्य के व्यवहारिक पक्षों से संबंधित है विशद विवेचन किया गया। शुक्र के अनुसार राज्य की उत्पत्ति। शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है।
राज्य की उत्पत्ति के विषय में शुक्र नीतियों को पहले के ग्रंथों में व्यक्त किए गए सिद्धांतों का तो न इस ग्रंथ में समर्थन किया गया और न ही खंडन। संपूर्ण ग्रंथ में मात्र एक श्लोक ऐसा है जिसे राज्य की उत्पत्ति से संबंधित माना जा सकता। एक स्थान पर ग्रंथ में कहा गया है कि प्रजाओं से अपना वार्षिक कर वेतन के रूप में स्वीकार करने से स्वामी के रूप में स्थित राजा को ब्रह्मा ने प्रजाओं के पालनार्थ सेवक बनाया है। वस्तुतः यह श्लोक भी राज्य की उत्पत्ति के व्यवस्थित सिद्धांत को नहीं अपितु शासक की स्थिति को व्यक्त करता है। ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के प्रश्न की प्राय उपेक्षा की गई है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ग्रंथ में राज्य के सैद्धांतिक और दार्शनिक पक्ष पर किसी स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादन नहीं किया गया है। ग्रंथ में राज्य को एक अनिवार्य संस्था माना गया है। राज्य की अनिवार्यता को प्रमाणित करते हुए शुक्र ने व्यक्त किया है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। ग्रंथ में कहा गया है कि संसार के अभ्युदय का आधार राज्य है। राज्य की तुलना इस प्रसंग में चंद्रमा से करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य लोगों के अभ्युदय का मूल आधार है। अब राज्य के अस्तित्व का आधार। शुक्र नीति में प्रजा की उन्नति तथा सुरक्षा को राज्य के अस्तित्व का आधार माना गया। शुक्र ने यह आग्रह स्पष्ट व्यक्त किया है कि संसार में राज्य के संरक्षण और नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट हो जाने की आशंका हो जाती है। शुक्र ने राज्य को प्रजा की भौतिक सुरक्षा के लिए नहीं अपितु प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए भी उत्तरदायी माना है। शुक्र नीति सार में व्यक्त किया गया है कि राज्य का प्राथमिक उद्देश्य प्रजा का हित रक्षण है, क्योंकि बिना प्रजा के राज्य सुशोभित नहीं होता। शुक्र नीति में शासक के प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पण को ही शासकीय शक्ति की वैधता व अक्षुण्णता का आधार माना गया। ग्रंथ में स्पष्ट रूप से किया गया है कि शासन के द्वारा शासकीय शक्ति का प्रयोग स्वतः उचित या वैध नहीं माना जा सकता, वरन शासक प्रजा के कल्याण के दायित्व के प्रति निरंतर सजग और चेष्टावान बना रहकर ही अपनी शक्ति की वैधता व प्रभावशीलता को सुनिश्चित कर सकता है। ग्रंथ में कहा गया है कि जिस सीमा तक शासन का जन कल्याण के प्रति समर्पण शिथिल हो जाता है, उसी सीमा तक वह जनता की आज्ञाकारिता का अधिकार खो देता है। शुक्र का मत है कि यदि शासक जनता के हितों के संरक्षण के दायित्व की पूर्ति की अपेक्षा स्वार्थ सिद्धि में लिप्त हो जाए तो उसके शासन को वैध नहीं माना जा सकता, तथा जनता द्वारा ऐसे शासक के आदेशों की अवहेलना किया जाना स्वाभाविक होगा और उचित भी। शुक्र ने स्पष्ट किया कि शासन को अपनी सत्ता की वैधता के प्रति सहज ही आश्वस्त नहीं रह सकता, उसे अपनी शक्ति की वैधता की निरंतरता को प्रजा के हितों व शासन के मूल प्रयोजन के प्रति अनवरत समर्पित व सक्रिय रहकर सुनिश्चित करना होता है। अब राज्य का सप्तांग सिद्धांत। शुक्र नीति में राज्य के सप्तांग सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। ग्रंथ में राज्य के निम्नलिखित 7 अंगों का निर्देश किया गया है: राजा, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। ग्रंथ में राज्य के सावे स्वरूप को व्यक्त करते हुए एक स्थल पर राजा की तुलना मानव शरीर से की है, तब उपरोक्त 7 अंगों में से राजा को सिर, मंत्री को नेत्र, मित्र को कर्ण, कोष को मुख, बल को मन, दुर्ग को दोनों हाथ तथा राष्ट्र को दोनों पैर माना गया है। एक अन्य प्रसंग में राज्य की तुलना वृक्ष से करते हुए राजा को इस वृक्ष का मूल, मंत्रियों को स्कंद, सेनापति वर्ग को शाखाएं, सेनाओं को पल्लव, प्रजाओं को धूल, भूमि से प्राप्त होने वाले कारकों को फल एवं राज्य की भूमि को बीज
माना गया है। अब राज्य व राष्ट्र। शुक्र नीति में राज्य और राष्ट्र के मध्य भेद को स्पष्ट किया गया। शुक्र ने राष्ट्र की परिभाषा करते हुए दो प्रकार के तत्वों को राष्ट्र की धारणा में सम्मिलित किया। प्रथम, स्थावर तत्व यथा भूमि, पर्वत, प्राकृतिक संपदा इत्यादि। द्वितीय, जीवन तत्व यथा मनुष्य आदि। राष्ट्र एवं राज्य के मध्य भेद को और अधिक स्पष्ट करते हुए ग्रंथ में कहा गया है कि किसी विशिष्ट राष्ट्र पर संप्रभु का नियंत्रण उसे राज्य का रूप प्रदान कर देता है। राज्य और राष्ट्र के मध्य शुक्र नीति में प्रतिपादित संबंधों को इस रूप में लागू किया जा सकता है कि ग्रंथों में संप्रभु नियंत्रण से विभिन्न जन समुदाय को राष्ट्र माना गया। इस प्रकार शुक्र के अनुसार किसी विशिष्ट भूखंड पर निवास करने वाले जन समुदाय अर्थात राष्ट्र पर संप्रभु नियंत्रण का होना उसे राज्य में परिवर्तित कर देता है। राज्य की आधुनिक परिभाषा में राज्य के 4 तत्वों को स्वीकार किया गया है: विशिष्ट भूभाग, जन समुदाय, शासन व प्रभुसत्ता। शुक्र द्वारा प्रतिपादित राज्य और राष्ट्र की धारणा में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य की आधुनिक परिभाषा में स्वीकार्य तत्व विशिष्ट भूभाग व जन समुदाय को राष्ट्र माना गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि अन्य 2 तत्वों शासन व संप्रभुता का प्रथम 2 तत्वों से संयोग राष्ट्र को राज्य में परिवर्तित कर देता है। धन्यवाद।